हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग दोस्तों यहाँ पे मेजरमेंट का ये 4th वीडियो होगा, ठीक है। और हम लोग मेजरमेंट में रूलर पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं रूलर में, और ये वर्नियर कैलिपर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्रू गेज, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रूलर का जो प्रिसीजन होता है वो लीस्ट काउंट होता है वो 1 mm होता है, ठीक है। और वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 mm होता है, ठीक है। और जनरली स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm होता है। तो हम जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर रूलर से ज़्यादा प्रिसाइज है, उसी तरह स्क्रू गेज इन दोनों से ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। और कई बार डेली लाइफ में हम इसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं तो और आसान है उससे। देखिए स्क्रू गेज जो बेस्ड होता है वो बेस्ड होता है स्क्रू प्रिंसिपल पे, स्क्रू प्रिंसिपल पे। अब ये स्क्रू प्रिंसिपल क्या है? स्क्रू प्रिंसिपल क्या है कि on rotation we will have a linear motion, ठीक है। जैसे स्क्रू देखते हो कि आप घुमाते हो तो या तो खुलता है या तो बंद होता है। मतलब अगर स्क्रू को अगर हम ऐसे से खोले तो क्या ऊपर जाएगा, या ऐसे से एक राउंड घुमाएंगे तो नीचे जाएगा। सो दिस इज द एक्सियल मूवमेंट, ठीक है ना। उसी को मैंने लीनियर मोशन कहा है। आपको रोटेशन मोशन करते हो तो आपको लीनियर मोशन मिलता है, यही होता है स्क्रू प्रिंसिपल, ठीक है ना। स्क्रू की तरह होता है बेसिकली। देखिए आप लोग देखे होंगे नट या बोल्ट तो देखे होंगे। सपोज करिए एक बोल्ट है, नट बोलते हैं उसको जो इस पे लगाते हैं, ठीक है ना। नट इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वो नाचता है, जो नाचता है वही नट है। कई बार लोग इसको नट समझते हैं, ये नट नहीं है, ये बोल्ट है, ठीक है। अब जैसे देखिए मैं बताता हूँ आपको, आपने देखा होगा कई बार नट्स वगैरह पे ये बना होता है, ये बोल्ट पे बना होता है। इसको बोलते हैं क्या? थ्रेड। इसको बोलते हैं थ्रेड, चूड़ी बोलते हैं जो ऊपर में लगा होता है, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि इसको जब आप घुमाओगे, जब आप इसको घुमाओगे तो जब इसको आप किसी भी एंगल मतलब ऐसे अगर घुमाते हैं, अगर हम नट को पकड़ के, तो वो तो डिपेंड करता है कि क्लॉकवाइज करें या फिर एंटी क्लॉकवाइज करें तो किधर जाएगा। मान लीजिए ऐसे करने पे ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको घुमाए तो ये एक लीनियर मोशन हमको दिया, ठीक है ना। कितना गया, क्या गया, सबकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ बातें देखते हैं। ये है सर्कुलर मोशन हम करते हैं और हमको लीनियर मोशन मिलता है। हम क्या देते हैं? सर्कुलर मोशन। मिलता क्या है? लीनियर मोशन। या अंदर जाता है या बाहर आता है, ठीक है। इसमें जो नोमेनक्लेचर्स है वो ये बोलते हैं पिच। पिच कुछ बातें लिख लें आप, ठीक है ना। हम यहाँ लिख देते हैं पिच, क्योंकि काम पड़ेगा ये सब। पिच ये होता है डिस्टेंस सक्सेसिव थ्रेड। सक्सेसिव मतलब एक के बाद वाला एक, मतलब इसके बाद वाले के बीच में जो डिस्टेंस है वो बोलते हैं पिच, ठीक है। अब जो बात बता रहे हैं वो समझिए, वो बात समझने वाली बात है, ठीक है। बुकों में आपको नहीं मिलेगा, हायर स्टडीज में जाओगे तो मिलेगा। जब हम इसको एक रोटेशन कराते हैं, मान लीजिए कि हमने इसको एक रोटेशन पूरा करा दिया, ठीक है, यानी कि 360 डिग्री जब हम इसको घुमा दिए, ठीक है, तो ये कितना जाएगा? जो लीनियर मोशन करेगा मान लीजिए वो x है, तो 360 डिग्री जब हम इसको घुमाए तो बेसिकली बच्चों एक बात समझ लीजिए, ये x कैसा होता है। अगर ये पिच है, जैसे 3 तरह के थ्रेड होते हैं बेसिकली, पहले इसको लिख लेते हैं। अगर इसको हम 360 घुमाए तो जितना ये अंदर गया ना उसको बोले x, तो x को बोलेंगे लीड। क्या बोलेंगे? लीड। कई बार बुकों में या कई आपको अलग अलग जगह के सोर्सेज पे लीड और पिच दोनों एक ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। लीड अलग चीज़ है, पिच अलग चीज़ है, ठीक है। तो लीड देखिए क्या होता है, एक्सियल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन पे जितना वो चलता है उसी को बोलेंगे लीड, कंप्लीट रोटेशन, ठीक। पहली बात तो ये। अच्छा, अब ये जो
लीड है, इसी के हिसाब से 3 तरह के स्क्रू होते हैं। एक होता है क्या, सिंगल स्टार्ट थ्रेड, सिंगल स्टार्ट थ्रेड, फिर होता है डबल स्टार्ट थ्रेड, फिर होता है ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड। ये 3 तरह के थ्रेड आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड का क्या मतलब होता है कि एक बार घुमाए तो एक बार जैसे पूरा 360 घुमाए तो ये एक पिच, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, मतलब एक पिच ट्रैवल करेगा। सिंगल थ्रेडेड के लिए x = 1 पिच होता है, ठीक है। इसीलिए कई बार लोग, और ज़्यादातर थ्रेड जो होता है वो सिंगल थ्रेड होता है, इसीलिए इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि लीड के बराबर पिच हो जाता है, इसलिए लोगों को कई बार कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। अच्छा, डबल स्ट्रेट थ्रेड में क्या होगा, एक बार घुमाएंगे तो वो 2 पिच जाएगा, ये 2 एक बार में अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो जल्दी जल्दी अंदर चला जाता है। और ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड में x = क्या, 3 पिच के बराबर, यानी कि एक बार हम घुमाएंगे तो 3 पिच एक बार में अंदर जाएगा, वो होता है ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड। वो कटिंग्स होते हैं थ्रेड पे, लेथ मशीन से बनाते हैं हम लोग, ठीक है, वो होता है। इसमें एक चीज़ और होता है, बता, खाली यहाँ पे काम नहीं है, बट जनरल आइडिया के लिए बता दें, आप लोग जनरली नट को क्या करते हो, अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो अंदर की तरफ जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो खुलता है। तो वो होता है मतलब मतलब नॉर्मल स्क्रू वगैरह जो देखते हो वो, ठीक है ना। और कई बार होता है कि जब बंद करते हो तो वो खुलता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो बंद होता है। ऐसे भी स्क्रू अवेलेबल होते हैं, उसको बोलते हैं अपोजिट थ्रेड, उसको बोलते हैं अपोजिट थ्रेड नट, सॉरी बोल्ट, है ना। वो अपोजिटली थ्रेडेड होता है, कि उसको ऐसा बनाया ही जाता है कि आप क्लॉकवाइज करोगे तो वो खुलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो बंद होगा। जैसे मार्कर, आप मार्कर को कभी खोल के देखना, जैसे वो आपको लगेगा कि खुलेगा वैसे वो बंद होता है, उल्टे में खुलता है, ठीक है। खैर एनीवे, ये सब तो टाइप्स है। मुझे जो काम है वो ये है, बेसिकली ये स्क्रू गेज पढ़ने के लिए आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि एक वीडियो देखेंगे सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए पहले कहीं पे। तो हमारा बेसिक फंडा क्या बना कि एक बार घुमाने पे ये एक पिच जाता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए, अब आते हैं स्क्रू गेज पे, ठीक है। स्क्रू गेज में भी ऐसा ही होता है, मैं दिखाता हूँ आपको, आपको सब समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेसिकली स्क्रू गेज देखिए कैसा होता है। ठीक है। आप फिजिकली अवेलेबल होते हो तो मैं आपको दिखाता भी कैसा होता है, मैं दिखाऊंगा, आप लोग जब भी मिलेंगे हम लोग ज़रूर देखेंगे ये सारी बातें। एक लाइन इसमें ये होता है जो कि बोलते हैं रेफरेंस लाइन, और ये ऐसे स्टड होता है, ये उसी स्क्रू से आया हुआ है। यहां पे जॉ आपका ये होगा, ये है आपका जॉ,
इससे सिर्फ हम एक्सटर्नल ही मेजर कर सकते हैं, इंटरनल नहीं। ये है रेफरेंस लाइन, ये है रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लिख दूं क्या पूरा? ठीक है, आप समझ लीजिए रेफरेंस, REFERENCE, रेफरेंस लाइन। यहां पे दोस्तों मेन स्केल बना होता है, ये मेन स्केल बना होता है, ठीक है। और यहां पे दोस्तों सर्कुलर स्केल कटा होता है, ऐसा, ठीक है। तो यहां पे ये जो सर्कुलर स्केल कटा होता है, ये लगभग जनरली 100 डिवीजन्स में बटे होते हैं, 100 डिवीजन में ये बटा होता है, गोल होता है, 100 डिवीजन में बटे होते हैं ये, ठीक है। ये होता है जॉ, ये होता है आपका मेन स्केल, इसमें भी 2 स्केल होता है, मेन स्केल, और ये होता है आपका, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, ठीक है। और इसको बोलते हैं थिम्बल, इसी को पकड़ के हम गोल गोल करते हैं, थिम्बल, ठीक है। और ये होता है रेचेट, रेचेट, ठीक है। रेचेट एक्चुअली हमको यही पकड़ के बंद करना चाहिए, क्योंकि जब इसको बंद करोगे ना तो आवाज़ आएगा कड़ का, अगर आवाज़ आने लगे तो समझ लीजिए कि वो मेजरमेंट देने के लिए रेडी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी वो फॉर्मूला काम करता है जो हम लोग पहले पढ़े थे, X = MSD, मेन स्केल डायमेंशन, मेन स्केल डिवीजन प्लस N × LC। अब इसका भी लीस्ट काउंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देखेंगे कैसे निकालते हैं, परेशान बिल्कुल भी मत हो। MSD तो यही वाला है, ये लेटर, ठीक है, समझ में आ रहा है। MSD मेन स्केल डिवीजन, N क्या होता है? सर्कुलर कोइंसिडेंस, यहां पे बोलते हैं इसको सर्कुलर कोइंसिडेंस। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग सर्कुलर कोइंसिडेंस, ठीक है। जैसे वहां वर्नियर कोइंसिडेंस था, यहां पे ये सर्कुलर कोइंसिडेंस है, ठीक है। फिर LC तो आप जानते हो क्या होता है, लीस्ट काउंट, ये यहां भी वैलिड है, मैं बताऊं ना, ये हर जगह वैलिड है, कुछ एक्सेप्शन केसेस में जो मैंने आपको बाद में बताए थे, बट यहां पे तो ये फॉर्मूला हर केस में ये वैलिड है, ठीक है। स्क्रू गेज के केस में ये सारा बात है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखिए स्क्रू गेज आप देख लीजिए कैसा होता है, ये इस तरह का, ये है स्क्रू गेज, ये, ठीक है। ये है आपका स्टड, जॉ बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये है स्क्रू बेस, जैसे इसको खोलेंगे ये खुलता चलेगा, जैसे बंद करेंगे तो बंद होता चलेगा। ये है रैचेट, ये है थिम्बल, ठीक है। जैसे इसको हम स्ट्रेच करेंगे, हो गया, ये आवाज़ आने लगा, आवाज़ आने लगा मतलब कि वो अब मेजरमेंट देने के लिए रेडी है, नाउ यू कैन टेक द रीडिंग, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली स्क्रू गेज, ठीक है। अब इससे कैसे हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, इसके लिए हमको एक वीडियो देखना पड़ेगा, तो हम लोग पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी सारा काम करेंगे, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से बना लीजिए अब एक कॉपी पे, ठीक है। फिर इसे कैसे मेजरमेंट करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो दोस्तों देखिए, ये स्क्रू गेज है, एक नया टर्म आएगा आपके पास, वो उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो माइक्रोमीटर मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे जो स्क्रू होता है ना, जिस स्क्रू का लीड यानी कि जो लीनियर स्केल वो ट्रेवल करता है, अगर वो 1 पिच के बराबर है, मतलब जिसका लीड और पिच दोनों बराबर है, उसको बोलते हैं माइक्रोमीटर, ठीक है। और जनरली उसको बोलते हैं स्क्रू गेज, यानी कि एक बार 360 रोटेट किए तो एक पिच के बराबर अंदर गया, उसको बोलते हैं माइक्रोमीटर, उसको माइक्रोमीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड वाला जो भी स्क्रू गेज होगा वो होगा माइक्रोमीटर, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये है आपका स्क्रू गेज और उसका डिस्क्रिप्शन, उसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए, आपको समझ में आएगा।
micrometer screw gauge is an instrument used widely for precise measurement of small objects such as wire. The word screw gauge is used because this device is most commonly used to measure the diameters of the wire, which in turn are governed by standard numbers, which are called as standard wire gauge. The word micrometer represents the principle on which the device works, which is called the principle of micrometer screw. Principle of micrometer screw. When an accurately cut single-threaded screw is placed inside a closely fitted nut and rotated, in addition to the circular motion, there is also linear motion of the screw along its axis. This distance moved by the screw in one complete rotation of the screw is equal to the distance between its two consecutive threads. This distance is called the pitch and is always constant. दोस्तों आपने देखा कि एक रोटेशन करने पे ये एक ही पिच जा रहा है, मतलब ये सिंगल स्टार्ट थ्रेड है, ठीक है, और ये कांस्टेंट होता है किसी भी स्क्रू के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। In this way, the small distances moved by the screw, which are the linear distances, are amplified into larger distances, which is the rotation of the screw. These rotations can be easily measured than the linear distances moved by the screw. Thus, the screw gauge is constructed in such a way that it incorporates the principle of micrometer screw. In addition to the screw and the nut, a U-shaped frame is attached at one end of the nut. ओके, इसको बोलते हैं यू शेप्ड फ्रेम। वो जो फ्रेम आपने देखा है, मैं बताऊं, जैसे जो ये फ्रेम आता है, ये फ्रेम एक यू शेप्ड फ्रेम है जिसमें कि ये स्क्रू जो है लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको स्क्रू गेज बोलते हैं। Also called steel as reading sorry. These readings measure the linear distance moved by the screw. This scale is called the linear scale. देखिए वो जो स्केल है वो लीनियर स्केल है। The U-shaped frame is a metal projection called the stud. When the screw is moved forward, the stud and the screw. देखिए जिसको हमको मेजर करना है उसको हमको इसके बीच में रखना है, ठीक है ना, तो हमको यहाँ से रीडिंग मिलेगा। ये आपका मेन स्केल रीडिंग बताता है, ठीक है। The object firmly. The screw is attached to a built head with a sloping edge which rotates over the sleeve. दिस इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल, ओके। और सर्कुलर स्केल पे ये डिविजन्स बने हैं जो कि आपको 100 डिविजन्स होते हैं नॉर्मल स्क्रू गेज में। Which is called as a circular or a head scale. The pitch of the screw gauge is the linear distance moved by the screw divided by one rotation of the screw. Number of rotation of the To screw. find out the pitch, the circular scale is rotated to bring the zero mark on the reference line. The linear scale or the pitch scale reading is noted down. So you can see बच्चों, ये है रेफरेंस लाइन आपका, ये वाला, ओके, और ये जो है ये मेन स्केल है और ये है सर्कुलर स्केल, ठीक। अब ये जो सर्कुलर स्केल का जो ये किनारा है वो इन दो मेन स्केल के बीच में अगर आता है तो MSD जो होगा, मेन स्केल डिवीजन जो होगा, वो ये पहले वाला होगा, ठीक है। जैसे इस केस में अगर देखें यहाँ पे अगर ये अवेलेबल है तो 0 1, तो 1 विल बी द मेन स्केल, ठीक है, और ये रेफरेंस लाइन से जो कोइंसाइड कर रहा है दैट विल बी आवर कोइंसाइडेंस, सर्कुलर कोइंसाइडेंस जिसको बोलेंगे। जैसे वर्नियर स्केल कोइंसाइडेंस होता था, यहाँ पे सर्कुलर कोइंसाइडेंस है, ठीक है। We count the number of divisions on the linear scale completely uncovered by the cap. Here it is 2.0 millimeters. Now we rotate the screw 5 times. When the zero mark of the circular scale again arrives at the reference line, one rotation is said to be completed. We again note down the linear scale readings after 5 rotations. It is 7 millimeters. We get the linear distance moved as 7.0 minus 2.0. ठीक है। 5 millimeters. अगर आप ध्यान से देखो तो ये बेसिकली क्या मेजर किया, ये मेजर किया कि 5 रोटेशन में कितना ट्रेवल किया वो, तो 5 रोटेशन में ट्रेवल किया 5 mm। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक रोटेशन कर, जरूरी नहीं कि 5 ही यूज़ करें, आप एक यूज़ करके भी कर सकते हैं। सपोज करिए कि 1 mm वो ट्रेवल करता है एक कंप्लीट रोटेशन पे,
ठीक है, तो उसका लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 mm बटा नंबर ऑफ डिवीजन जितने हैं उस पर। सपोज 100 डिवीजन है तो 1 mm अपॉन 100 डिवीजन। ठीक है, देखिए Thus, pitch can be calculated as 5 millimeters, देखिए, दैट इज पिच। which is 1 millimeter. The pitch of the screw is 1 millimeter or 0.1 centimeter. Therefore, the distance moved by the screw in one complete rotation of the circular cap is 1 millimeter. Now, the circular cap is divided into 100 divisions. Then, if the cap is moved through one division, then the distance moved is 1 by 100th of the pitch, which is the least count of the screw gauge. Yes. Pitch divided by number of divisions on the circular scale is equal to 1 divided by 100 mm, which is 0.01 millimeter or 0.001 centimeter, which is 10 to the power of minus 5 meters, which is 10 into 10 power of minus 6. That is equal to 10 into screw gauge is of the order of micrometer. It is called as the micrometer screw gauge. Findings none. Now, either due to the manufacturing defect of the screw gauge or due to the wear and tear of the screw. देखिए, इसमें जीरो एरर भी लगे हाथ पढ़ लेते हैं हम लोग, क्योंकि जीरो एरर जैसा वहाँ होता था वैसा यहाँ भी होगा। ठीक है, इसमें 2 टाइप के जीरो एरर एक्सप्लेन करा है। एक है बैकलैश इफेक्ट, जो कि बनाते वक्त कुछ डिफेक्ट आता है उसमें, और एक होता है जीरो एरर। बैकलैश एरर के बारे में हमको नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है ना, हम लोग सिर्फ जीरो एरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, Screw threads, which gives rise to irregular gaps or increased gaps. The given screw gauge may be subjected to contain the most commonly occurring errors, which are known as zero error and the backlash error. Sometimes in the given screw gauge, when the screw completely touches the fixed stud, the zero of the circular scale does not coincide with the reference line. Then the instrument is said to contain the zero error. When the ratchet is rotated, there is a certain lag in the linear movement of the screw, which is indicated by the jerky motion of the screw. In some other cases, the screw does not start moving immediately in the opposite direction and the ratchet is rotated in the reverse direction. This is due to the improper alignment of threads, which gives rise to increased gaps. This type of error is called as the backlash error. ये बैकलैश एरर हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके लिए आप उसको छोड़ दें। ठीक है, हम लोग सिर्फ जीरो एरर पढ़ना है, क्योंकि वो बैकलैश एरर मटेरियल के डिफेक्ट की वजह से आता है। जैसे आपने देखा कि थ्रेड में अगर ऊपर नीचे है तो दिक्कत आ सकता है, थ्रेड यूनिफॉर्म नहीं है तो दिक्कत आ सकता है, तो बनाते वक्त का डिफेक्ट है, जिसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। डिटर्मिनेशन ऑफ जीरो एरर। Calculating zero error. जीरो एरर हम तब कैलकुलेट करते हैं, जीरो एरर देखिए ध्यान से सुनिए, जीरो एरर हम तब कैलकुलेट करते हैं जब दोनों स्टड एक दूसरे को, दोनों जॉ एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, तब जो रीडिंग होता है वो रीडिंग हमको क्या देता है, जीरो एरर देता है। जैसा वर्नियर कैलिपर में था वैसा ही यहाँ पे है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, मेरे लिए ये रेफरेंस लाइन बहुत मायने रखता है। ये रेफरेंस लाइन अगर वो दोनों जॉ अगर क्लोज्ड है तो वो ज़ीरो को टच करना चाहिए था। अगर टच कर रहा है तो वो जीरो एरर फ्री है, अगर टच नहीं कर रहा है तो इट मीन्स इट कंटेन सम एरर। और वो एरर कैसा होता है वो हम देखते हैं कोइंसाइडेंस से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसा आप देख रहे हो कि रेफरेंस लाइन से ये ज़ीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ज़ीरो पीछे है, पीछे रह गया, मतलब ये ज़ीरो अभी आना बाकी है। ठीक है, तो मेजरमेंट में जो हमको आएगा उसमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखिए, शुरुआत के केस में क्या, अभी तो ये बंद है, अगर ये बंद है तो रीडिंग कितना दिखा रहा है, ये 11 से कोइंसाइड कर रहा है। मतलब ये 11 mm जो 11 है, 11 कोइंसाइडेंस है, वो पहले ही रीडिंग दे दिया है बिना कुछ लगाए ही। तो जो आएगा उसमें से क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर ज़ीरो के आगे है तो कैसा एरर है, पॉजिटिव एरर, जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। उसका करेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव। ज़ीरो के पीछे रह गया तो नेगेटिव ज़ीरो एरर, और करेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है,
ओके In order to find out the amount of zero error the device contains, the position of the zero of the circular or the head scale with respect to the reference line is observed. The screw gauge is turned upright down with its U-shaped frame at the bottom and the ratchet at the top. For example, in screw gauge A, when the zero of the circular scale is to the right of the reference line of linear scale, it can be imagined as if an object is being placed and the screw gauge is already measuring a certain distance, which in reality it is not. Thus, the screw gauge is measuring an extra length, ओके and hence this extra length उसमें से घटा लेना है. from the observed length to obtain the actual length. This type of error, in which the zero of the circular scale is to the right of the reference line of the linear scale, is called as the positive error. पॉजिटिव एरर. The correction we make Negative. Here, in this case, the 11th division of the circular scale coincides with the reference line. Thus, the Yes. extra length it measures is 11 into 0.001 centimeters. That is the least count. Is minus 11 into 0.001 centimeters. Similarly, in screw gauge B, the zero of the circular scale is to the left of the reference line. The device is measuring less distant. देखिए इसमें क्या है कि ज़ीरो अभी आया ही नहीं है. ज़ीरो मतलब अभी पीछे है, ये 90 कर रहा है. तो हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? क्या 90 लेना पड़ेगा? आंसर है नहीं. हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा 10. ठीक है, और यहाँ से देखना पड़ेगा कितना इसके लिए पीछे, कितना डिवीजन पीछे है, और जितना भी ऑब्जर्व लेंथ आएगा उसमें हमको जोड़ देना है. तो ये एक तरह का निगेटिव एरर है. ठीक है, Than the actual length. Therefore, this distance is added to the observed length to obtain actual length. This type of error is called negative zero error, and the correction is positive. In this case of screw gauge B, the 90th division of the circular scale coincides with the reference line. Therefore, the zero error is 10 into 0.001 centimeters, and the correction is plus 10 into 0.001 centimeters. now see we have to determine the diameter of a wire. After determining the least count, pitch, and the zero error of the screw gauge, we are now ready to find out the length of any object. Let us say, to find out the diameter of a wire, we place the wire between the fixed stud and the screw by slowly moving the screw with the help of the ratchet until the wire is gently held. The diameter of the wire is nothing but the distance the screw moved from position A to position B. This distance is equal to length of the portion X. आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखिए तो एक वायर रखा गया और वायर में जितना खुला ये दैट इज़ द मेजरमेंट. उसको कैसे मेज़र करेंगे? उसको मेज़र करेंगे, यहाँ देखिए ये 0 और 1 और 2 के बीच में आया है, मतलब डायमीटर 1 पॉइंट कुछ होने वाला है. ठीक है, तो हम तो सब MSD में हम लिखेंगे 1, डिवीजन कितना होगा 1, और प्लस रेफरेंस लाइन से जो कोइंसाइड कर रहा है दैट इज़ n. यहाँ पे अगर n देखोगे तो 31 है. ठीक है, तो n इज इक्वल टू 31 इंटू लीस्ट काउंट दैट इज़ 0.01 mm. तब जाके आपको आएगा 1.31 mm इसका मेजरमेंट. ठीक है, ऐसे ही मेज़र करते हैं. कोइंसाइडेंस कहाँ से देखते हैं? रेफरेंस लाइन से. एक बात याद रखिएगा ये. Plus length of the portion Y. As it can be clearly observed, portion X is 1 millimeter as the scale is graduated in millimeters. That is, the screw has completed one rotation. Portion Y is less than 1 millimeter because the screw did not complete a full rotation but crossed 31 divisions on the head scale. Therefore, mathematically, for one complete rotation of the screw, the reading is 1 millimeter. That is, 100 divisions is equal to 1 millimeter. Therefore, 31 divisions is equal to 31 into 1 millimeter divided by 100. Therefore, portion Y is equal to 0.31 millimeters. Total length is equal to
portion x plus portion y, which is 1 mm plus 0.31 mm, which is 1.31 mm or 0.131 centimeters. Now, portion x is equal to linear scale reading. Portion y n is equal to 31 into 1 mm divided by 100. 31 is the number of divisions of the circular scale crossed by the reference line of the linear scale. 1 mm divided by 100 is the least count of the screw gauge. Therefore, total reading can be represented as linear scale reading plus n into least count. सो दोस्तों देखिए, हम लोग देखिए स्क्रू गेज, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को हमको मेज़र करना है, जैसे वहाँ पे देखा आपने डायमीटर ऑफ वायर मेज़र करना है, तो ध्यान से देखिए थोड़ा। जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है, इसका डायमीटर हमको मेज़र करना है स्क्रू गेज से, ठीक है। तो कैसे मेज़र करेंगे? सबसे पहले एक बार ध्यान से देखिए, जैसे अगर लीस्ट काउंट निकालना है, सबसे पहले तो ये आपको आना चाहिए लीस्ट काउंट। तो जनरली आपको मिलेगा माइक्रोमीटर, जिसका पिच कितना होता है 1 mm और स्क्रू गेज होता है तो लीड इज इक्वल टू डबल स्टार ट्रिपल स्टार हो सकता है, ठीक है ना। बट वो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में। लेकिन अगर माइक्रोमीटर दिया हुआ है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि लीड बराबर 1 पीछे वो सिंगल स्टार्ट थ्रेड है, मतलब एक बार रोटेशन करेंगे तो एक ही पिच जाएगा। और वो जो पिच होता है वो जनरली कितना होता है 1 mm का होता है। अगर आपको नहीं दिया हुआ ये तो आप जनरली लेके चलोगे पिच 1 mm, मतलब इसका मतलब क्या है कि एक बार अगर घुमाते हैं तो एक पिच भागता है। पिच आपने देखा होगा क्या होता है, ये जो थ्रेड होता है, ये जो थ्रेड होता है यही होता है पिच। मैंने आपको बताया था पिच, और ये पिच जनरली 1 mm का ही होता है। अगर दिया हुआ है कुछ और तो कुछ और ले लीजिए, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो 1 mm ही लेंगे, और 95% केसेस में ये 1 mm के बराबर ही होता है, ठीक है। दूसरा कुछ दिया हो तो दूसरा कुछ हो जाएगा। तो लीस्ट काउंट क्या होता है जनरली, हम एक बार घुमाएं तो कितना घुमा पिच के बराबर, दैट इज 1 mm, और उसमें कितना डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो वो पिच निकालने के लिए बताया था कि 5 बार लीजिए तो देखिए कितना आता है, उसको डिवाइड कर दीजिए उतने नंबर ऑफ रोटेशन से तो आपको पिच आ जाएगा। हालांकि वो जरूरी नहीं है, हम एक बार में भी कर सकते हैं। पिच अगर ये माइक्रोमीटर है, जनरली माइक्रोमीटर ही होता है, तो एक बार अगर खोले तो कितना खुला 1 mm। ये कैसे पता चलेगा, तो ये मेन स्केल पे ये 1 mm खुलेगा। ये मेन स्केल जो होता है वो आपका नॉर्मल रूलर होता है। तो अगर एक बार घुमाए तो 0 से लेकर 1 पे अगर आ जाए तो समझ लीजिए एक रोटेशन पे कितना गया 1 mm, ठीक है। और ये सर्कुलर स्केल पे डिविजन्स कितने होते हैं जनरली बने हुए, डिविजन्स इस पे 100 डिविजन्स नॉर्मली होते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे अगर 1 mm है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर 1 mm है और नंबर ऑफ डिवीजन कितने 100, तो ये हुआ आपका लीस्ट काउंट, दैट इज 0.01 mm और 0.001 सेंटीमीटर। ऐसे केसेस को माइक्रोमीटर क्यों बोलते हैं दोस्तों, देखिए अगर ये 0.01 है इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर है, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसा लिखें तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर हो जाएगा। इसको बोलते हैं माइक्रो। 10 टू द पावर -6 का नाम होता है माइक्रो, और ये हो गया माइक्रोमीटर, इसीलिए इसका नाम माइक्रोमीटर रखा गया, और कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो माइक्रोमीटर वो होते हैं जिसका पिच कितना होगा 1 mm, ठीक है। यानी कि एक बार खोलने पे ये एक ही पिच भागता है, और पिच जनरली 1 mm का होता है, तो इसलिए इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं। तो ये निकला आपका लीस्ट काउंट। सबसे पहली बात इसको पहले आप लिख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। तो इसका कितना हो गया लीस्ट काउंट 0.01 mm। वर्नियर कैलिपर का कितना था 0.1 mm, तो उससे ज़्यादा तो प्रिसाइज हुआ कि नहीं हुआ, है ना। इतने छोटे मेजरमेंट को भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब जो मेजरमेंट है ध्यान से सुनिएगा। मेजरमेंट है, सपोज ये जो मेजरमेंट है वो है x, सपोज ये जो मेजरमेंट हमने करा डायमीटर का, मान लीजिए वो है x, तो कैसे मेजर करेंगे, वही फॉर्मूला मेन स्केल डिवीजन प्लस n इंटू LC, ठीक है। अब यहां हम लिख देते हैं, देखिए फॉर MSD C मेन स्केल,
मेन स्केल, और ये कौन सा लेंगे तो सर्कुलर स्केल डिवीजन क्लोज टू सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, ठीक है ना। ये जो आपका सर्कुलर स्केल ये दिख रहा है, ये जो सर्कुलर लाइन दिख रहा है ये, ठीक है ना, ये जिसके करीब होगा, ये जिसके करीब होगा 1 mm के करीब होगा, यानी कि सपोज करिए 0 1 2, ये 2 के करीब है तो यहाँ मेन स्केल रीडिंग आएगा 2, ठीक है ना। सपोज करिए मेन स्केल रीडिंग में 1.5 और 1.6 के बीच में है तो कौन सा लेंगे 1.5, पहले वाला, पहले की तरह ही, ठीक है। पहली बात तो ये। अच्छा, n इज इक्वल टू सर्कुलर इंसिडेंस, सर्कुलर कोइंसिडेंस, ठीक है। इसके लिए क्या देखेंगे, C सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विथ रेफरेंस लाइन, कोइंसाइडिंग विथ रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो ये है आपका रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, ये लाइन, ठीक है। अच्छा, LC है तो लीस्ट काउंट जो निकाला है आपने वो। अब देखिए, अगर स्क्रू गेज का प्रॉब्लम दे दिया और लीस्ट काउंट दिया ही नहीं तो आप मान के चलोगे 0.01 mm, अगर नहीं दिया है तो, ठीक। तो ये सारी बातें इसको नोट कर लीजिए। आप इसको अब आराम से आप MSD रखिए, N रखिए और LC रखिए, आराम से निकालिए आंसर, ठीक है। हम इस पे एक प्रॉब्लम भी करेंगे, लिख लीजिए। चलिए, अब इसमें आता है जीरो एरर, इसमें भी जीरो एरर हो सकता है, कोई खास बात थोड़ी ना है इसमें। जीरो एरर, जीरो एरर, इट can be measured when jaws are closed। अगर जॉ क्लोज्ड है तभी मेजर कर सकते हैं, तब भी वही रीडिंग MSD प्लस N इंटू LC जैसे पहले निकालते थे। तो जॉज जब क्लोज्ड होता है तो जनरली वो 0 और 1 के बीच में होता है, तो 0 और 1 के बीच में होता है तो कौन सा लेंगे 0, कौन सा लेंगे 0 प्लस N। जब जॉ क्लोज्ड है, जॉ क्लोज्ड है अगर, और मान लीजिए अगर जॉ क्लोज्ड है और इसका ये जीरो लाइन है, ठीक है, अगर ये जीरो लाइन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है तो उसमें कोई भी एरर नहीं है। N की जगह 0 रख दो, इंटू LC आ गया 0, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, मतलब when 0 on circular scale, this is circular scale, coincides with main scale, no zero error, ठीक है। दूसरा, अगर ये कोइंसाइड नहीं है तो जीरो एरर है, ठीक है। तो when 0 on circular scale is अगर वो आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, is ओके, is before reference line, देन एरर क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर। मतलब 0 पीछे है, यानी कि बंद है तब भी शो कर रहा है 10 11 12, 0 पीछे है 10 आगे है, मतलब 10 जब जॉ क्लोज्ड है कुछ भी नहीं है उसके अंदर में तब भी वो रीडिंग कर रहा है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। एंड करेक्शन इज निगेटिव, ठीक है। एंड वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा का मतलब क्या होता है कि अगर वो लेफ्ट में, अगर उधर होगा आफ्टर, अगर रेफरेंस लाइन के आफ्टर में है तो जब कुछ नहीं लगा हुआ है तब भी वो निगेटिव में है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव जीरो एरर। मतलब करेक्शन में क्या करना पड़ेगा, उतना हमको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जो ऑब्जर्व्ड लेंथ है वो डेफिशिट हो गया है उतने लेंथ से, उसको जोड़ना पड़ेगा,
ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। ये हुआ दोस्तों आपका जीरो एरर, ठीक है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, आप लोग ना ये जो एरर इन मेजरमेंट का जो मैंने आपको शीट दिया है, आप उसको ओपन करिए और खोलिए पेज नंबर 14, ठीक है। उस पेज नंबर 14 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। उसको हम लोग टैकल करते हैं। सो हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप यहीं पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 शीट, ठीक है। पेज नंबर है 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन 4 कंप्लीट रोटेशन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ऑन द लीनियर स्केल, मतलब मेन स्केल, इज 2 mm, यानी कि 4 रोटेशन में कितना लीनियर स्केल तय कर लिया, 2 mm का, ठीक है। तो एक रोटेशन में कितना करेगा, यही पिच है, एक रोटेशन में कितना करेगा 2/4, सॉरी है ना, हाँ ठीक है 2/4, 4 रोटेशन है ना, ठीक। सो दैट इज व्हाट 0.5 mm, ये हो गया आपका पिच, ठीक। अच्छा, इट्स सर्कुलर स्केल कंटेन्स 50 डिवीजन, देखिए यहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया रहता तो आप 100 डिवीजन मानोगे, नॉर्मली 100 डिवीजन ही होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए, नंबर ऑफ डिवीजन हो गए 50, ठीक है। तो लीस्ट काउंट कितना होगा, अभी यहाँ क्वेश्चन पूछा है फाइंड द लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट कितना हो गया, पिच बटा नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। आप इसको काटोगे तो आएगा 0.01 mm, ओके, यस कर लो 1/100, दैट इज दिस वन, ठीक है। एंड द आंसर इज गिवन हियर, आंसर इज बी 0.01 mm, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल कर लेते हैं, उसमें अच्छा क्या है, कोई खास बात नहीं है। यहां देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 उसी सीट का क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखो क्या पूछा है, द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm, दे दिया है इसमें पिच कितना है 1 mm, ये दिया हुआ है, ठीक। एंड देयर आर 100 डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल, दे दिया इस पे, तो नंबर ऑफ डिविजन्स इज 100, तो लीस्ट काउंट पहले निकाल लीजिए, दैट इज 1/100, दैट इज 0.01, पहली बात तो ये निकाल लीजिए, ठीक, निकाल के रख लीजिए। नाउ स्क्रू गेज इज 0 एरर फ्री, ये गिवन है इसमें कि स्क्रू जो गेज जो है वो 0 एरर फ्री है, मतलब उसको कोई 0 एरर नहीं है, ठीक। वाइल मेजरिंग डायमीटर ऑफ अ वायर द मेन स्केल रीड्स 1 mm, तो डायमीटर मान लीजिए d, MSD प्लस n इंटू एल सी, ये तो पहले लिख लीजिए। अब मेन स्केल क्या रीड कर रहा है 1 mm, दे दिया इसमें 1 प्लस, उसके बाद एंड 48th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन, दिया हुआ है n बराबर कितना है 48 और लीस्ट काउंट कितना है 0.01, सो इट इज हाउ मच 1.48 mm, ये है इसका डायमीटर, ठीक है, ये है इसका डायमीटर, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात। नाउ आफ्टर दैट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वायर, और लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, मतलब इसका जो वायर है इसका डायमीटर दिया हुआ है और इसका लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। क्या इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हम, अगर ये हमको सेंटीमीटर में चाहिए तो कितना हो जाएगा 0.148 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो क्या होगा इस वॉल्यूम वायर का, हम जानते हैं कि सिलेंड्रिकल है तो πr²h होता है, r को डायमीटर में बदल दीजिएगा तो πd²h/4 हो जाएगा, करके देख लीजिएगा, r = d/2 होता है। एंड इसका वैल्यू रखिए π × 0.148 का होल स्क्वायर h, यानी कि h मतलब क्या लेंथ, इसको l कर लीजिए क्योंकि यहाँ हमने l लिया है, l कितना है 5/4, ठीक है। अब इसको आप करिए, जो आंसर आएगा वो आंसर होगा, ठीक है।
कैलकुलेट कर सकते हैं आप खुद से। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। एक बार IIT JEE 2006 में भी सवाल इससे पूछा गया था, बट उसमें आप देखिएगा पेज नंबर 15 में है ये, क्वेश्चन नंबर 15 में इसमें जो n है और जो मेजरमेंट है, जो मेन स्केल का रीडिंग है वो दिखता है फिगर में। आप कभी क्वेश्चन देखिएगा IIT JEE 2006 का, IIT JEE उसमें होता था, एडवांस नहीं होता था उस समय। IIT JEE 2006 में आप देखिएगा तो स्केल बनाया हुआ है और बोला गया पहचानने के लिए कि MSD कितना है, n कितना है और LC कितना है, ठीक है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आंसर था उसमें, ठीक है, ओके। तो उसको आप कर लीजिएगा। मैं आपको और कोई क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए देखिए, कई बार सवाल इससे पूछे गए हैं। आप आइए पेज नंबर 19 पे एंड क्वेश्चन नंबर 38। द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 mm एंड देयर आर 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ वायर द लीनियर स्केल रीड्स 1 mm एंड 47 डिवीजन ऑन द सर्कुलर लाइन. Circular scale coincides with the reference line. The length of the wire is 5.6 cm. Find the curved surface area in centimeter square of the wire in appropriate number of significant figure. इसमें भी कोई खास बात नहीं है, वही सवाल है, यही वाले सवाल है। अब इसमें दिया हुआ है कि appropriate figure. Appropriate figure का क्या मतलब है? मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसका? सिग्निफिकेंट फिगर का। जैसे देखिए क्वेश्चन 38 हम डायरेक्ट बनाते हैं, अब डायरेक्ट बना सकते हैं। डायमीटर मेन इसका रीडिंग कितना है 1 प्लस 47 और ये 1 mm है और 100 डिवीजन है तो 0.01 डायरेक्ट हो गया 1.47 mm, ठीक है। और सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला तो सेंटीमीटर कितना है 0.147 सेंटीमीटर, ठीक। पहले तो ये लिख लीजिए। फिर बोला कर्व्ड सरफेस एरिया, तो है तो सिलेंडर और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर आपको कितने में, जैसे मान लीजिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का निकाले, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई RL, सिलेंडर का तो यही होता है ना, तो 2 पाई इंटू D/2 इंटू L, क्योंकि डायमीटर मैंने निकाला है, 2 से 2 खत्म, तो पाई इंटू 0.147 इंटू L इज 5.6, ठीक है। अभी कितना हो गया, सो यू कैन कैलकुलेट इट, और कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको कितने प्लेस डिजिट तक लिखना पड़ेगा 2, क्योंकि इन तीनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, इसमें बताए थे आपको मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो जो आंसर होगा वो भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट का होगा, हम आपको निकाल के बताते हैं। ओके, सो इफ यू मेक द कैलकुलेशन इट वुड बी पाई 0.147 इंटू 5.6, द आंसर इज 2.5861 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आया, अब इसमें एप्रोप्रिएट क्या होगा, तो यहाँ पे इन तीनों में, ठीक है, ये 3.14 होता है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है ये, ठीक है। तो हमको 2 ही डिजिट में आंसर चाहिए होगा, तो यहाँ तक हमको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो 2.58 की जगह 6 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। IIT का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रख के सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, सो नाउ सी अनदर क्वेश्चन। इस तरह के सवाल आते हैं। आई थिंक अब आपका ये क्लियर हो गया होगा। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, वही पेज नंबर 14 में आइए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं क्योंकि उसमें एक 0 एरर है, ठीक है। तो ध्यान से सॉल्व करते हैं इसको। इन 10 कंप्लीट रोटेशन, क्वेश्चन नंबर 10 आई एम आस्किंग अबाउट द पेज नंबर 14 10, ठीक है। इन 10 कंप्लीट रोटेशन द डिस्टेंस मूव्ड ऑन द लीनियर स्केल इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि 10 रोटेशन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm, ठीक है। तो 1 रोटेशन में कितना हो गया, कितना मूव करा, 10/10 दैट इज 1 mm। पहली बात तो से ये पिच है आपका, एंड 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो लीस्ट काउंट कितना हो गया, ये तो सिंपल है 1/100,
इसका लीस्ट काउंट निकालना और भी सिंपल है, कोई खास बात नहीं, उतना दिमाग नहीं लगाना इसमें। ये पहली बात तो ये आ गया। When the gap is just closed, गैप जब क्लोज हुआ है तो the 95th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल coincides with the रेफरेंस लाइन। देखिए यही है कि जब गैप क्लोज्ड है तब भी रीडिंग आ रहा है, मतलब जीरो एरर है, ठीक है। तो जीरो एरर कैसे निकालेंगे, देखिए मैं बताता हूँ, समझे। जीरो एरर में द 95th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल coincides with the रेफरेंस लाइन, यू कैन रीड द क्वेश्चन। तो 95th डिवीजन मतलब कितना पीछे है जीरो से, 5। 95 नहीं लेंगे, 5 लेंगे। अब 95th डिवीजन पे है, मतलब ये और यहाँ है ये 95th सर्कुलर स्केल पे, आप देखोगे सर्कुलर स्केल पे ये है 95th, ठीक है, और ये है आपका 0, ठीक है ना, ऐसे ऐसे स्केल बने होते हैं। तो 95 है ये, यानी कि पीछे रह गया है ये, अभी 0 आना ही था लेकिन पीछे रह गया ये, ठीक है ना। जब बंद है तो ये नेगेटिव रीडिंग कर रहा है, ठीक है। तो जो आएगा उसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे आप देखिए ध्यान से, तो कितना लेंगे, 95 लेंगे कि 5 लेंगे, तो आंसर है 5 लेंगे। तो 5 पहले तो मेन इसकी रीडिंग तो 0 है, डेफिनेटली 0 होना ही पड़ेगा इसको, ये यहाँ पे ऐसे होगा ये 0, ठीक है। तो 0 प्लस n कितना होगा 5, लीस्ट काउंट कितना होगा 0.01, दैट इज 0.05। इतना हमको जोड़ देना है जो रीडिंग आएगा हमारा। अब देखिए, वाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ वायर, देखिए अब डायमीटर लीनियर स्केल कितना रीड कर रहा है 2 mm, तो 2 प्लस और 45th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, तो 45th इंटू 0.01, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2.45 mm। क्या ये सही है, आंसर है नहीं। अभी तो ये काम करना है ना, तो D ये तो आ गया एरर के साथ में, अब D एक्चुअल कितना होगा, तो 2.45 तो आ गया। अब इसमें क्या करना है, 95 है पीछे है, तो निगेटिव 0 एरर है, तो निगेटिव 0 एरर है, इसका क्या मतलब, देखिए यहाँ 0 ऊपर है लाइन के, तो 95 मतलब पीछे रह गया, तो एरर तो निगेटिव है, करेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव। यू हैव टू ऐड 0.05 एंड इट इज हाउ मच 2.5। क्या 2.5 लिखने से सही होगा, आंसर है नहीं। यू हैव टू ऐड 2.50 mm बिकॉज लीस्ट काउंट इज व्हाट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक 2.50। 2.5 और 2.50 से कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आता है, बट रिप्रेजेंटेशन का अपना तरीका है, मैंने पढ़ाया है आपको सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 2.50 mm। अब इसमें पूछा क्या है, फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या दिक्कत है भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया में, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, अगर ये वायर है तो सिलिंड्रिकल है, क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए हमको क्या चाहिए, सिर्फ ये सर्कल, यही ना है क्रॉस सेक्शन, मैंने पढ़ाया है आपको। क्रॉस सेक्शन काटने से जो निकलेगा, अगर इसको यहाँ से काटे तो क्या सर्कल ही निकलेगा ना, इसी का एरिया निकालिए। क्या होता है क्रॉस से, पाई r स्क्वायर, या डायमीटर है तो पाई d²/4, ठीक है। तो अब ये कर लीजिए, पाई d कितना हो गया 2.50 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 0.250। खैर सेंटीमीटर में इसे चेंज किया, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ वी हैव टू जस्ट सी 0 पाई इंटू 0.250 स्क्वायर 4। सो इट्स आंसर इज 0.04908, ठीक है। अब हमको कितने डिजिट तक चाहिए, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट इज 0.049 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। एंड यस यू कैन सी द आंसर, ओके। सो इट्स ऑप्शन इज बी। ये हुआ स्क्रू गेज का प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। तो स्क्रू गेजेस की प्रॉब्लम आएंगे तो ऐसे सॉल्व होंगे, और वेरी बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत है ही नहीं। यही 95 की जगह अगर 5 होता तो आगे बढ़ता, पॉजिटिव 0 एरर होता और वो घट जाता। ये किस टाइप का 0 एरर है, निगेटिव, तो इसका करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। कर लीजिए इसको, अब आप स्क्रू गेज के प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक होता है दोस्तों स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर ये क्या होता है भाई,
इट इज अ डिवाइस used to measure, it is a device used to measure radius of spherical, radius of an spherical shape। ठीक है, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे आप लोग मिरर पढ़ते हो, कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है, उसका रेडियस कैसे निकालेंगे। हालांकि ये आपके सिलेबस में कुछ ज़्यादा है नहीं मेंशन, ठीक है, बट मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ आपके जानकारी के लिए, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि ये है आपका, ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये है कन्वेक्स मिरर, इसका रेडियस जानना है हमको। ये है आपका स्फेरोमीटर, ये है आपका स्फेरोमीटर, इसमें 3 लेग्स है। इसको ऐसे एकदम फ्लैट सरफेस पे रख के और इसको ऐसे रख के हम देखते हैं, रीडिंग्स लेते हैं। कैसे करते हैं हम आपको दिखा देते हैं। तो बेसिकली इसका जो रीडिंग लेना होता है उसको हम स्फेरोमीटर की हेल्प से लेते हैं। आप फिजिकली अवेलेबल होते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कैसे लेना है, बट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एक वीडियो देख के समझ जाएंगे इसको। ये बस ध्यान में रखिएगा कि स्फेरोमीटर बेसिकली चीज़ क्या है, ठीक है, और लास्ट में इसका एक फॉर्मूला आता है, उसको ध्यान में रखिएगा। इसका फॉर्मूला वो वाला काम नहीं करता है, ठीक है, तो इसका जो एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होगा उसको ध्यान में रखिएगा बस, ठीक है, तो वो हम आपको दिखाते हैं अभी। सो बच्चों आप लोग देखिए इसको अच्छे से। White paper, plain glass slab, spherometer, glass strip, spherical surface, pencil. Procedure. The main parts of a spherometer are pitch scale, circular disc, central screw. ये स्क्रू है, ये सर्कुलर स्केल है, जैसा वहाँ सर्कुलर स्केल होता है ना उसका, इसका भी काम वही है। और ये है आपका मेन स्केल, ये वाला। 2 स्केल तो होने ही होने हैं, ठीक है, और ये है आपका स्क्रू, ठीक है। प्रोसीजर ध्यान से देखिए, इसमें समझ में आएगा आपको। And 3 legs. Calculation of least count. Spherometer is placed on a large. इसका कैलकुलेशन वैसे ही होता है जैसे कि आप लोग पहले किया करते थे, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। इसमें भी नंबर ऑफ डिवीजन 100 होते हैं। यहाँ जो आप देखोगे ये नंबर ऑफ डिवीजन है, ये 100 होते हैं, ठीक है, और ये मेन स्केल है। एक बार घुमाने पे ये जितना मूव करेगा, जनरली 1 mm ही करता है, 1 mm बटा 100 दैट इज 0.01 mm। तो इसका भी जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 mm ही है। Glass slab so that its 3 legs rest on it. Bring 0 of circular scale opposite to pitch scale. Turn the screw 4 complete rotations. Note the distance d moved by the screw on the pitch scale. Now, pitch is equal to distance moved by number of full rotations. Calculate the least count of the spherometer using the formula LC is equal to pitch by number of divisions of the circular scale. Now, press the spherometer gently on a sheet of paper so that the 3 legs prick the paper. क्या करना है, एक पेपर लेना है, प्लेन शीट, उसको ऐसे करना है, डिप करना है, और उसमें पॉइंट्स बने होते हैं, उससे आप छेद कर लीजिए उसमें, ठीक है। तो 3 पॉइंट मिलेंगे, उन तीनों को जोड़ लीजिए आप, ठीक है, और उसके लेंथ मेजर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है। You can see here. Join these pricks by using the scale and mark A, B and C. Calculate the distance between the 2 legs of the spherometer. For the given spherometer it is 4 cm, 4 cm and 4 cm। तो उससे आपको एक L निकलता है। L कुछ नहीं होता है, इन तीनों को जोड़ के डिवाइड 3 कर देते हैं, दैट इज एवरेज लेंथ बोलते हैं उसको। These distances You can see here. BC and AC and take their mean as L. फॉर दिस केस तीनों बराबर है तो तीनों को डिवाइड करेंगे 3 से तो 4 ही आएगा। Spherical surface. देखिए ध्यान से। Raise the spherometer sufficiently enough to keep the given spherical surface on the. You can see this is a mirror और लेंस, ठीक है ना,
जो भी एक स्फेरिकल सरफेस, इसका रेडियस मेजर करना है हमको, इसको ऐसे रखना है और ऊपर से इसको रखना है। देखिए, यस, Gently turn the screw downwards till the screw tip just touches the spherical surface. इसको ऐसे अंदर करना है जैसे कि जस्ट वो टच कर जाए। टच कैसे पता चलेगा? इसमें आप एक पेपर स्ट्रिप डाल के देखिए, अगर पेपर स्ट्रिप चला जाए उधर तो मतलब टच नहीं किया है, और अगर नहीं जाए, मुड़ जाए पेपर स्ट्रिप, मतलब कि अभी भी उसमें मतलब वो टच कर चुका है अब, ठीक है। वापस चला गया तो यानी कि गैप है, उसमें गैप नहीं रहना चाहिए। Insert a paper strip for confirmation. Yes, you can see here. If the paper strip cannot be inserted, then the screw tip is in direct contact with the glass strip and the measurement can be made. Note the reading of the circular disc scale which is in line. Now you have to just do the reading. रीडिंग वैसे ही करते हैं जैसे यहाँ पे होता है, ठीक है ना। यही जीरो आपका रेफरेंस लाइन है, मतलब रेफरेंस लाइन नहीं है, मतलब बेसिकली ये खुद में एक रेफरेंस लाइन है। ये अब ये जिसके बीच में होगा, जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल इन दोनों के बीच में है अगर, तो रीडिंग क्या होगा? ये वाला, मतलब 0 1 इसका रीडिंग होगा। और फिर देखेंगे कि ये किससे कोइंसाइड कर रहा है, जिसके पास में होगा वो कोइंसाइड भी करेगा, तो जिससे कोइंसाइड कर रहा है दैट विल बी आवर रीडिंग, ठीक है। Pitch scale. Take this as the initial reference value. Now you have to write down the for a practical. Upwards and remove the spherical surface. ठीक है, Count the number of complete rotations by gently turning the screw downwards till it touches the spherical surface. Insert. या तो आप इधर से मेजर कर लीजिए, या फिर जब वो ऊपर उठा हुआ है फिर स्फेरिकल सरफेस हटाइए और नीचे करके देखिए कितने नंबर ऑफ रोटेशन में फिर से इसको टच कर ले रहा है ये, तो उससे आपको नंबर ऑफ रोटेशन आ जाएगा, जिससे कि मेन स्केल पे डिवीजन पता चल जाएगा। और कोई खास बात नहीं है, हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, ये करना ज़रूरी नहीं है, The paper strip for confirmation. ठीक है। पेपर स्ट्रिप से कंफर्म कर सकते हैं। Circular scale which is finally in line with the pitch scale. तो मान लीजिए वही, समझ में आया ये? The circular scale which तो is सपोज करिए ये यहाँ पे है, ऐसे टच करा है, तो कितना है 1 2 3 सॉरी 0 1 2 और 2 के बाद ये किससे टच कर रहा है? 50 से। तो सर्कुलर कोइंसाइडेंस कितना है? 50। कोइंसाइडेंस के लिए उसमें ही सर्कुलर कोइंसाइडेंस होते हैं 50, उसके बाद ये 2, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, देखिए। finally in line with the pitch scale. Now, the radius of curvature of the spherical surface can be calculated using the equation R is equal to L square by 6h plus h by 2. यस, ये आपको बेसिकली करना है, ठीक है ना। ये जो h आप देख रहे हो, ये h कैसे आया है? ये h आया है वैसे ही, ये h जो है वो कैसे आया है? x इज इक्वल टू एम एस डी प्लस एन इंटू एल सी, ये उसी से आया है। मेन स्केल डिवीजन का नोटेशन लिख लिए, n पता कर लिए, LC कर लिए, तो उससे h आ जाएगा, बट उससे आपका रेडियस नहीं आएगा, ठीक है। रेडियस के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मतलब ये L कैसे कैलकुलेट किए? उस तरीके से एवरेज लेंथ निकाल के। H कैसे कैलकुलेट किए? तो सर्कुलर स्केल से, ठीक है। और उसके बाद उसको इस फॉर्मूला में, ये एक इंपीरिकल फॉर्मूला है। इंपीरिकल फॉर्मूला किसको बोलते हैं? जो एक्सपेरिमेंट से आते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से इसको कैलकुलेट करा गया है ये फॉर्मूला, जिसमें आपको L का वैल्यू यहाँ डालना है, H का वैल्यू यहाँ डालना है, H का वैल्यू यहाँ डालना है, देन यू विल गेट द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल बॉडी। ओके, सो ये फॉर्मूला बेसिकली आप लिख लीजिए, ये वाला, ये फॉर्मूला आपके काम का है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब ये ज़्यादा आता होता है नहीं है, वैसे आपके सिलेबस में भी नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि अगर स्फेरिकल सरफेस है उसका रेडियस कैसे निकालते हैं, तो ये एक तरीका है हमारे पास बाय यूजिंग स्फेरोमीटर। ओके, ध्यान में रखिए बस, और क्या, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखा कि इसमें किस फॉर्मूला को यूज़ करना है, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आता है वो आता है L स्क्वायर अपॉन 6h प्लस h/2, जिसमें कि h निकलता है उसी तरीके से MSD प्लस n इंटू एल सी। ये रीडिंग हम उससे ले लेते हैं। देखिए यही है वो स्फेरोमीटर, ठीक है। यू कैन सी हेयर दिस इज द स्फेरोमीटर एंड दिस इज द रीडिंग। ओके, सो यू कैन सी हेयर, यहाँ देखिए ये आपका रीडिंग बताएगा यहाँ पे, ठीक है। सपोज ये अभी जिस पोजीशन पे है,
ठीक है। तो जिस पोजीशन पे वो कितना रीड कर रहा है 5.1, ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, तो ये कितना रीडिंग कर रहा है 5.1। अब सर्कुलर स्केल पे देखते हैं वो कितने से टच कर रहा है, कौन साइड कर रहा है। इसके लिए देखिए यहाँ पे कितने से कौन साइड कर रहा है 50, 55, 54 और 55 के बीच में, तो लगभग 54 हम ले सकते हैं। 54 इंटू इसका लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट बेसिकली 0.01 mm ही है, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपका स्फेरोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, कभी कोई बोले स्फेरोमीटर तुमने देखा है तो बोलना हाँ देखा है। मैं आपको और भी बता सकता हूँ इसमें, आप फिजिकली प्रेजेंट होते तो हम आपको इससे निकाल के भी बता देते, ठीक है। ये और L बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 3। A B C क्या है साइड्स ऑफ द, जैसे ये देख रहे हो आप, ये ये तीन स्टैंड है, ठीक है ना। तो ये 3 स्टैंड का जो ये होता है, पेपर पे आपने देखा होगा, दिस इज A B, किसी को भी ले लीजिए, और ABC/3 दैट इज दिस वन, ठीक है। इसमें भी 0 एरर हो सकता है। 0 एरर होगा तो मैनिपुलेशन यहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे पिछले बार की तरह, ठीक है। करके फिर H निकालेंगे, L निकालेंगे, एंड वी हैव टू पुट इन दिस इक्वेशन, दिस एम्पिरिकल रिलेशन, स्फेरोमीटर का रिलेशन है ये। स्फेरोमीटर रिलेशन, ठीक है, ये कंडीशन है। तो हमने यहाँ पे मेरा मेजरिंग डिवाइसेस पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसको पॉज करके लिख लीजिए आप। चलिए देखिए, अब इसको कंक्लूड करते हैं। क्या मेजर कर रहे थे हम लोग अभी तक? लेंथ। मेजरिंग डिवाइस और उसका लीस्ट काउंट, जनरली मोस्ट कॉमनली, ठीक है ना, वो हम लोग नोट करेंगे। पहला पढ़े हम लोग रूलर, कितना होता है लीस्ट काउंट 1 mm और 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग पढ़े वर्नियर कैलिपर, कितना होता है इसका 0.1 mm लीस्ट काउंट और 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़े स्क्रू गेज, स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर मैंने बता दिया। जनरली स्क्रू गेज जो आएगा वो माइक्रोमीटर ही आपको आता है, ठीक है ना। स्क्रू गेज कितना होता है 0.01 mm और 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आता है फोर्थ स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर 0.01 mm और 0.001 सेंटीमीटर। इन दोनों का लिस्ट काउंट सेम होता है, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है ना। बाकी तो जो दिया रहेगा उससे निकालना पड़ता है, बट नॉर्मली ये दोनों का सेम होता है। और अंतर क्या है दोनों में? तो इससे हम लोग लीनियर डायमेंशन मेजर करते हैं, सीधा डायमेंशन, इससे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं रेडियस मेजर करते हैं, यही दोनों में अंतर है। तो ये सारी बातें आप याद कर लीजिएगा। अब आपको एक कॉमन सेंस का बात, अगर मुझे 6.1 सेंटीमीटर मेजर करना है, किससे मेजर कर सकते हैं, मतलब मिनिमम किससे मेजर कर सकते हैं? देखिए ये सबसे सस्ता होगा, ठीक है, ये उससे महंगा होगा, ये उससे महंगा होगा। तो सस्ते वाले से अगर बात करें तो ये किससे मेजर किया जा सकता है? सिंपल रूलर, ठीक है। अब कहने का मतलब ये हम रूलर से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। हमको तो 6.1 तक ही चाहिए ना, बट जनरली अगर देखा जाए तो हम इसको रूलर से मेजर कर सकते हैं मिनिमम पॉसिबल, ठीक है। अब 6.11 सेंटीमीटर, इसको हम रूलर से मेजर नहीं कर सकते हैं, किससे मेजर कर सकते हैं? तो जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर हो, किसका होता है? वर्नियर कैलिपर, ठीक है। ये कॉमन सेंस का सवाल है, ठीक है। अभी मान लो 6.112 सेंटीमीटर करना है, तो उससे कर सकते हैं जिसका लीस्ट काउंट कितना हो 0.001 सेंटीमीटर हो। किसे कर सकते हैं? स्क्रू गेज से, स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर से, ठीक है ना। तो ये कॉमन सेंस की बात है, इसको ध्यान रखिए। कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन टू ऑल, ठीक है। चलिए
यहाँ मेरा एक बहुत बड़ा पोर्शन खत्म होता है, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर, ये सारा चीज़ यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और दूसरी बात, इसका टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो लगभग 1-2 दिन में आपको इसका शीट मिलेगा। ठीक है ना, आप शीट तो मिल चुका है आपको, बेसिकली टेस्ट पेपर मिलेगा। ठीक है ना, तो उसका टेस्ट अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको नंबर आए। ठीक है, अब हम लोग जो मेरा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा वेक्टर, जो कि बहुत ही क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल टॉपिक है। वेक्टर अगर समझ में नहीं आया, वेक्टर और कैलकुलस ये दो ऐसे पोर्शन जो समझ में नहीं आया, तो आपको पूरे फिजिक्स में प्रॉब्लम होता ही रहेगा। ठीक है, इसलिए अगला टॉपिक बहुत ही क्रूशियल है। चलिए दोस्तों, कुछ चीज़ें और देख लीजिए इसमें। जैसे हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा रहे थे, तो कुछ शायद मेरे से छूट गए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत सारा मैंने लिखा दिया था आपको, बट ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इसमें कुछ छूट गए थे बेसिकली दोस्तों, उसमें लिख लीजिए आप। एक था आपका साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, इसको साइन थीटा प्लस थीटा और साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पे डाल दीजिए, आ जाएगा आपका। वैसे बेसिकली ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, फिर आएगा कॉस 2 थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला पे डाल के देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, फिर है तीसरा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ करा के, हाँ शायद यहाँ गड़बड़ है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको चेक भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉसेक मतलब क्या होता है, इसको चेक करना है। कॉसेक मतलब क्या होता है, साइन का उल्टा। साइन होता है p बाई एच, तो ये होता है h बाई पी, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर क्या होता है b बाई पी। टेन थीटा होता है p बाई बी, तो कॉट होता है b बाई पी, तो b स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर है ना, इसलिए यहाँ पे कर लेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। सो यू विल सी इट विल बी बी स्क्वायर अपॉन सॉरी पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। काटोगे तो 1 आएगा, चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आफ्टर दैट एक है ये सब लिख लीजिए, ये सब आपको काम आएगा। ठीक है, ये सब लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा फिर यहाँ पे और भी आइडेंटिटी है, जैसे सम टू प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, ये होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये सब आइडेंटिटी, मैं इसे प्रूफ नहीं करा रहा, प्रूफ आप लोग मैथमेटिक्स में देखोगे। मुझे हो सकता है कुछ कभी कभी काम आ जाए, तो याद रह जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा साइन ए माइनस साइन बी। ओह अच्छा, मैंने ये ले लिया क्या, साइन ए और बी, ऐसे कर लीजिए। साइन ए प्लस सॉरी साइन ए माइनस साइन बी दैट इज 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फिर है तीसरा कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, ये सम टू प्रोडक्ट है, सम टू प्रोडक्ट। ठीक है ना, आइडेंटिटी। फिर आएगा कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बाई 2 और इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, ये है। फिर आपको आता है, इसको लिख लीजिए आप जल्दी से। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
ओके, चलिए अब आते हैं, फिर इसका उल्टा होता है प्रोडक्ट टू सम फार्मूला। प्रोडक्ट टू सम आइडेंटिटी, प्रोडक्ट मतलब क्या, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, दूसरा कॉस ए इंटू कॉस बी 1/2 इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए माइनस बी इंटू प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इस सब का ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, बट फिर भी साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी दैट इज 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, फिर कॉस ए इंटू साइन बी 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस, सॉरी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस साइन ए माइनस बी। ये बेसिकली ये फॉर्मूला ज़्यादा काम में नहीं आएगा, ठीक है ना, ये मेरे काम का फॉर्मूला नहीं, मेरे काम का फॉर्मूला 1, 2 और जो तीसरा लिखा है सम टू प्रोडक्ट, ये 3 आप याद रखिएगा ना तो आपका काम बेसिकली बन जाएगा। हालांकि ये भी याद रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, ये सारा चीज़ आप लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब इसी में आपको एक tan का भी होगा फॉर्मूला, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा क्या होता है, तो ये sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, इसको ध्यान रख लीजिए। 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। डिवाइड कीजिए दोनों साइड cos स्क्वायर थीटा से, तो जब डिवाइड करोगे तो आएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, डिवाइड करो कॉस स्क्वायर थीटा से तो ये हो जाएगा 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से एक से एक चला जाएगा और ये कितना आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है 2 tan 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, ये कहाँ काम आएगा मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको बहुत सारे एंगल्स को निकालने को बताया है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एंगल और है जो आपको सीखना चाहिए। जैसे मैं बताऊं, कोई अगर आपसे पूछ दे कि बताओ बेटा साइन 22.5 डिग्री कितना होता है, तो ये कुछ सोच के दिया गया हुआ है, ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये निकाला जा सकता है। अगर आप ध्यान से देखो तो साइन 22.5 डिग्री कितना हुआ, अगर आप देखो ध्यान से, कैसे निकालेंगे इसको, यहां पुट करिए साइन, ऐसे कर लीजिए, ठीक तो है। चलिए इसको हम कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि साइन हाँ 2 इंटू थीटा मतलब 2 इंटू 22.5 डिग्री क्या होगा, वो होगा 2 साइन थीटा दैट इज 22.5 इंटू कॉस 22.5। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, कॉस को साइन के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, अभी आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, दैट वुड बी रूट अंडर 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन 22.5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 22.5, ठीक है। अब आपको ये निकालना है, देखिए बहुत बारीकी से निकालना पड़ेगा आपको। तो इसको मान लीजिए x, साइन 22.5 नहीं पता है आपको, लेकिन ये पता है, ये हो गया साइन 45 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू साइन 22.5 को x मान लीजिए, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेट साइन 22.5 इज इक्वल टू एक्स। ये निकालने का तरीका कोई खास बात नहीं है। साइन 45 होता है 1/√2, आपको याद होगा, सबको स्क्वायर कीजिए। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर करने के बाद 1/2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ गया। सो ये आ गया आपको 1/8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4, ठीक है। और फिर आपको बस इसको सॉल्व करना है, कोई खास बात नहीं है। ये 4th रूट का वैल्यू है, इसको आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको निकालिए। जनरली जो निकालिए इसको, तो निकाला जा सकता है, कोई खास बात, इसको सॉल्व करना है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब सॉरी, ये 4th रूट का इक्वेशन है, इसको आपको रूट निकालना है, जो निकाला आप जानते हो, ठीक है। चलिए, कई बार tan पूछता है, ज़्यादातर यही पूछता है इससे। तो tan 22.5 कितना होता है, फॉर्मूला में रखिए। इसमें कैसे निकालेंगे, ऐसे, ठीक है। और उत्तर आता है 2 tan 22.5 अपॉन 1 माइनस tan 22.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया tan 45 होता है 1 इज इक्वल टू 2, इसको x मान लो, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जनरली यही पूछता है बेसिकली, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0, और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, ठीक है, जिसको सॉल्व करने का। अच्छा एक बात और, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो आपको एक बात, पता नहीं पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बट आपको याद होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसका जो रूट निकलता है वो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला से, जिसको श्रीधराचार्याज रूल भी बोलते हैं। आप लोगों ने शायद 10th में पढ़ा होगा ये। इसको होता है फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद कर लीजिए इसको, बहुत काम में आएगा। तो इसी फॉर्मूला से आप यहाँ भी निकाल सकते हो, x बराबर माइनस बी। अब b क्या है, 2, तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 2 दूना 4, ठीक है, और प्लस 4 माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन यहाँ ये 1 है तो 2a, तो यानी कि 2, ठीक है। तो इट वुड बी माइनस 2 प्लस माइनस 4 4 8 अपॉन 2, ये होता है 2√2, सो इट वुड बी माइनस 2 प्लस माइनस 2 √2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, एंड द वैल्यू इज x क्या है, साइन 45, साइन 22.5, सॉरी tan 22.5। यहाँ से आप निकाल सकते हो, दैट इज जो वैल्यू आया है, दैट इज एक वैल्यू क्या है -1 प्लस √2, दूसरा वैल्यू क्या है -1 माइनस √2। ठीक है, जो काम का वैल्यू है वो लिख लीजिए। तो ये एक तरीके का है जो रिलेशन जो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत सारा पोर्शन है जो हमने कंप्लीट कर लिया। आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्शन खत्म होता है। आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट में अच्छे नंबर लाइए, और यहाँ से आपको एक आध सवाल तो मिल ही जाएंगे कंपटीशन में, ठीक है। और दूसरी बात कि ट्रिग्नोमेट्री के जो बचे कुछ रिलेशन थे वो मैंने यहाँ पे करा दिए हैं, ठीक है ना। ये सब ये पूछा नहीं जाता है बेसिकली, मतलब कभी आता नहीं है, कहीं पे इक्का दुक्का जगह मिलेगा, वहाँ भी tan पूछता है, तो tan आप ऐसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको पढ़िए अच्छे से, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। एक लास्ट चीज़ हम आपको बता देते हैं, आप इस पर कन्फ्यूज़ मत रहिएगा, सॉरी मैंने बताया नहीं, ये इसमें आप कन्फ्यूज़ मत रहिएगा कि दोनों में से कौन सा वैल्यू ले। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे।
इसको रब करते हैं। जो दो वैल्यू आए हैं, अगर 22.5 देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में? आपको पता है किस क्वाड्रेंट में होता है? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो 22.5 में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निगेटिव नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव ही होगा। अगर पॉजिटिव हो तो ये वाला थोड़ी नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा, सर छूट गया था, इसको देख लीजिए। और ये हो जाएगा 0.414, ठीक है। आप अगर कैलकुलेटर से निकालें तो मैं आपको दिखाऊं, 10, 22.5, you can see here, so you can see 10, 22.5, 0.414 वो आ गया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत रहिए, ठीक है ना, ठीक है। तो आई होप कि आपको वो कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो परेशान मत हो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।